आज पांचजन्य के लिए ये तीसरा वर्ष है जब हम गोवा में क्रिसमस से ठीक पहले सुशासन दिवस की पूर्व संध्या पर और पूरा देश जिनके नाम पर सुशासन दिवस मनाता है और जो पांचजन्य के पूर्व संपादक रहे हैं, फाउंडिंग एडिटर, संस्थापक संपादक रहे हैं, उन अटल जी को स्मरण करते हुए आज हम सुशासन पर ये संवाद आप सबके मध्य कर रहे हैं। ये अटल जी का भी शताब्दी वर्ष है और इन सारे संवाद की कड़ियों में जुड़ने में मुझे लगता है ये गोवा के स्थान का चयन भी तीसरे वर्ष में कुछ और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गोवा जो धरती है वो इस संवाद के लिए बहुत तीसरे वर्ष में तो विशेष तौर पर अलग अवसर देती है। 3 डग में जब वामन अवतार था और ये कलिकाल है, वो बलि काल था, राजा बलि के समय 3 डग में पूरी पृथ्वी नापी गई थी और पिछले 3 वर्षों में अलग अलग विषयों की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे सांस्कृतिक के संरक्षण की, जनचेतना की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात हो, सैन्य उपकरणों की खरीद, भारत की तैयारी, रक्षा और सुरक्षा, सीमाओं की बात हो, वो सभी विषय जो 3 डग में नापे जा सकते थे, पांचजन्य ने वो 3 वर्ष में सारे विषय लिए हैं। आज अगला चरण रखने का समय है और आज फिर बहुत सारी विभूतियों के साथ और गोवा की जो हम कहें आने वाली पीढ़ी की विद्वत शक्ति है, जो युवा हैं, उनके मध्य एक युवा मुख्यमंत्री जो इन आकांक्षाओं को अपने कार्य में प्रतिबिंबित करते हैं, उनके साथ हम इस संवाद में हैं। प्रबोध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पांचजन्य के इस सुशासन संवाद में, इस सागर मंथन में। गोवा की जब बात करते हैं तो पहला एक प्रश्न किसी के भी मन में आता है जब पांचजन्य गोवा में कार्यक्रम करता है। गोवा की एक स्थापित पहचान है और दूसरी ओर इसकी सांस्कृतिक पहचान है। जो हमने वामनावतार की बात की, भगवान परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार हैं, भगवान राम के अवतार से पहले और वामनावतार के बाद वो धरती पर आए। भगवान परशुराम की भी धरती से कहते हैं। बहुत सारे मंदिर हैं, आपके सबके टेबल्स पर आप देखेंगे गोवा के विशिष्ट मंदिरों की अनुकृतियां यहाँ पर रखी हैं। अटल जी की कविताएं आपके बीच में रखी हैं। तो अटल जी के कहने में जो स्वर गूंजता था, गोवा की जो सांस्कृतिक पहचान है, गोवा की स्थापित पहचान से वो कैसे अलग है, इस अंतर को या इस अंतर्द्वंद को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष पर ब्रिटिशों का राज्य था और गोवा पे पोर्तुगीज का शासन था। यानी पूरे भारतवर्ष ने 150 साल की ब्रिटिशों की गुलामी झेली है, लेकिन इस गोवा राज्य ने 450 साल की पोर्तुगीज की गुलामी में रहे हैं। और जैसे हम हमेशा के लिए बात करते हैं कि धर्मांतरण और इंक्विजिशन इस देश में कहीं पे भी नहीं हुआ और सिर्फ इस प्रदेश में हुआ है, इसकी याद आज भी लोगों के मन में है। सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा मंदिर नष्ट कहाँ पे हुए हैं? तो इस गोवा में हुए हैं। और ये सब होते हुए भी यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को न मिटाने देना, संस्कृति को उसी तरह से टिका के रखने का काम किसी ने किया है तो यहाँ के लोगों ने किया है। गोवा के जो लोग तब से लेके आज भी वही संस्कृति जीते हैं और वही संस्कृति को लेके आगे बढ़ाए हैं और वही अभी की सरकार ने वही सांस्कृतिक धरोहर को आगे लेते हुए
गोवा के सन, सैंड और सी को आगे होके स्पिरिचुअल टूरिज्म को जुड़ाया है, टेम्पल टूरिज्म को आगे किया है। यही की संस्कृति आगे लेने के लिए हमेशा के लिए हम तत्पर रहे हैं। आपने एक जो बात की स्पिरिचुअल टूरिज्म की, फोकस अच्छा है, मगर गोवा के लिए अगर कहें तो गोवा की आर्थिकी के इंजन के तौर पर अगर कहें तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है। हाल फिलहाल में उसमें कुछ गिरावट भी दिखाई दी है। तो गिरावट के कारणों में आप किस कारण को प्रमुख मानते हैं? क्योंकि हमारे पास जो जानकारी आती है कि बहुत सारे भारत के आसपास विकल्प, या आप कहें कि भारत का जो विस्तृत सांस्कृतिक आंगन है वहाँ पर बहुत सारे विकल्प मिलने लगे हैं। श्रीलंका की बात हो चाहे वियतनाम की बात हो, वहाँ लोग जाने लगे हैं। और इसके मुकाबले भारत में पर्यटन में गोवा थोड़ा महंगा पड़ता है। तो क्या गिरावट की वजह ये है या सरकारी तौर पर कुछ और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जब भारत देश की बात आती है तो गोवा इज नोन ग्लोबली। इस देश की कोई कैपिटल टूरिज्म हो या कैपिटल टूरिज्म में कैपिटल सिटी हो तो गोवा इज द कैपिटल सिटी फॉर द इंडिया। ये तो सभी जानते हैं। इतने सालों से जो लास्ट फॉर द 20, 25, 30 साल से यहाँ टूरिज्म डे बाय डे बढ़ते ही रहा है। कोविड के बाद फर्स्ट टाइम टूरिज्म देश में कहाँ पे खुला? तो गोवा में खुला है। नो डाउट देयर इज अ कंपटीशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज, जैसे कि श्रीलंका हो, मालदीव हो, जैसे छोटी छोटी कंट्रीज अपने देश अपने जो ग्लोबली बाकी जगह पे हैं वो दे अट्रैक्ट द टूरिस्ट। और यहाँ की जो इसीलिए यानी डिफरेंट रीजंस हैं, क्योंकि यहाँ का टूरिज्म में घट नहीं रहा है, लेकिन इट वेरीज टाइम टू टाइम, इट सीजन टू सीजन इट वेरीज। पहले यहाँ पे सीजनल टूरिज्म रहता था, लेकिन अभी यहाँ पे 365 डेज टूरिज्म यहाँ पे रहता था। यहाँ पहले बारिश में कभी टूरिस्ट नहीं आते थे, लेकिन आजकल हमें थ्रू आउट द ईयर यहाँ में टूरिज्म दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ के जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ के टैक्सीज इशू हैं, मैं ना नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐप बेस्ड टैक्सीज के कारण ही, बाकी जो एयरफेयर्स हो या बाकी, इसी के कारण भी कभी कभी लोगों को मालदीव जाना, श्रीलंका जाना कुछ लोग पसंद करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से हर एक के ऊपर नियंत्रण रखने की कोशिश जारी है। टूरिस्ट जो आता है दे प्रीफर द गोवा बिकॉज ऑफ द गोवाज कल्चर। गोवा के कल्चर के कारण ही प्रीफर करते हैं यहाँ आना। नो डाउट यहाँ के, जैसे कि मैंने स्पिरिचुअल टूरिज्म कहा, तो लोगों को नाइट लाइफ जो यहाँ पे है, यानी जहाँ जिस तरह से बीच और कोस्टल एंजॉयमेंट, ये भी लोग यंग क्राउड पसंद करते हैं। बट ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द डिफरेंट लॉज हो या डिफरेंट, मैंने हर एक कोर्ट की रेस्ट्रिक्शंस हो, इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस के बाद यानी टूरिज्म के ऊपर थोड़ा सा यानी जो तकलीफ आने लगी है। वी आर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस, डेफिनेटली विल सॉल्यूशंस हम कुछ दिनों के अंतर्गत हमें सॉल्यूशन मिल जाएगी। आपने थोड़ा सा संकेत किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात, हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनका ऐसा बड़ा स्पष्ट अनुभव ड्राइवर्स के साथ ही आया कि ड्राइवर्स ने कहा कि बाहर से फ्लाइट लेके गोवा आना सस्ता है, मगर एयरपोर्ट से डेस्टिनेशन पर जाना गोवा में महंगा पड़ता है। यहाँ पर जो ऐप बेस्ड एग्रीगेटर सर्विसेज भी शायद बहुत सीमित है और एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप इसे कंसर्न मानते हैं या अड़चन मानते हैं कि आप इसे पर्यटन की दिशा में? एक तो ऐप बेस्ड टैक्सी नहीं है, ऐसा नहीं है। देयर इज अ गोवा माइल्स ऐप एट प्रेजेंट इज आल्सो रनिंग। लोकल एग्रीगेटर्स भी ऑन बोर्ड आ रहे हैं। प्रीपेड टैक्सीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। नो डाउट यहाँ पे मेट्रोज नहीं हैं। सरकार की तरफ से मेट्रोज को मैंने इंटरसिटीज़ बाय रेलवे से जुड़ने के लिए हमारी कोशिश है, लेकिन सभी टैक्सीज यानी ऐप बेस्ड होने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि वो सभी टैक्सीज ऑन बोर्ड हो जाए, इसलिए हमारी कोशिश चल रही है। लेकिन जो हर जगह पे इस तरह के जब टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस रहते हैं,
वहाँ पे टैक्सेस इश्यूज हैं, हमने मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि टैक्सेस इश्यूज, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है जितना जल्दी हम टैक्सेस इशू रिजॉल्व करेंगे। मैं एक और बात, गोवा के भौगोलिक आकार से जुड़ा हुआ वो मेरा जिज्ञासा है, प्रश्न है कि देश में एक तरफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे बड़े राज्य हैं, उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड भी भिन्न प्रकार का है डेमोक्रेसी में, और दूसरी तरफ गोवा है। बड़े राज्यों के लिए जो उनके अवसर हैं, उनकी चुनौतियां हैं, वो एक तरफ है। गोवा के लिए, छोटे राज्य के लिए कौन से अच्छे अवसर देखते हैं और कौन सी दिक्कत आप देखते हैं कि छोटे राज्यों के साथ आती है? गोवा, सबसे पहले तो गोवा 3702 स्क्वायर किलोमीटर है। एक तरफ से पूरा सह्याद्री घाट है, दूसरी तरफ से समुंदर है। हमें एक तरफ से इको सेंसिटिव एरियाज, इको सेंसिटिव जोन लगता है, तो दूसरी तरफ से हमें CZMP और ये लगता है। और पूरे देश में ओनली द 70% ऑफ द ग्रीन कवरेज वाला स्टेट कौन सा है, तो गोवा स्टेट है। और वो मेंटेन करने के लिए भी हमारी हमेशा के लिए यानी कोशिश रहती है। जितने सारे एनवायरमेंटलिस्ट देश में कहीं नहीं होंगे, उतने एनवायरमेंटलिस्ट गोवा प्रदेश में हैं। लेकिन इनके सभी के साथ हम रहते हुए भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इस 10 साल के कार्यकाल में की है, वो 50 साल के कार्यकाल में नहीं हुई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम बात करते हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर सके हैं 5 साल के कार्यकाल में। हम सस्टेनेबिलिटी पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम 4 नंबर पे पहुंचे हैं। और इवन दो PM फ्लैगशिप प्रोग्राम में, जो PM फ्लैगशिप प्रोग्राम हमेशा के लिए प्रधानमंत्री ऑफिस से फॉलोअप किया जाता है, हर घर नल से जल हो, 100% इलेक्ट्रिसिटी हो, हर ग्राम सड़क हो, हर व्यक्ति को इंश्योरेंस कार्ड हो, हर दिव्यांग को कार्ड हो, इस तरह के 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम में 80% ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम हम 100% अचीव करने वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा ये पहला राज्य है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल स्टेट इट इज़ पॉसिबल फॉर अस। जैसे आपने कहा कि छोटे राज्य होते हुए भी फायदे क्या है, तो ये उसका फायदा है। सो डायरेक्टली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत विच वी हैव कन्वर्टेड इनटू द स्वयंपूर्ण गोवा, छोटे राज्य होने के कारण हमारे 191 ग्राम पंचायत और 41 म्यूनसिपैलिटीज, चीफ मिनिस्टर चाहे तो सरपंच से भी डायरेक्ट बात कर सकता है, डेप्यूटी कलेक्टर से डायरेक्ट बात सकता है। कि जो अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय की बात होती है, दिस विल बी द मॉडल स्टेट टू इम्प्लीमेंट द अंत्योदय, सर्वोदय और ग्रामोदय। अच्छी तरह से हम ये काम गोवा में दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। जो अटल जी के कार्यकाल में भी जब अंत्योदय की बात आती है, वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का मेरा जो अगला प्रश्न है उसमें दो आपने जो संकेत किया उसका एलेबोरेशन, 2 मेरे प्रश्न हैं उसमें हो सकता है कि उस दिशा में वो प्रश्न है कि उसमें पॉलिटिक्स और प्रशासन दोनों बातें जुड़ती हैं। एक तो सरकार है, आपने बताया कि किस तरह से योजनाएं आती है। भाजपा डबल इंजन की सरकार की बात करती है और भाजपा ये बात चुनावों में बहुत जोर से करती है। और जब भाजपा ये बात बहुत जोर से करती है तो विपक्ष कहता है कि भाजपा पार्टी से ज्यादा चुनाव जीतने की मशीन बन गई है। तो विकास की राजनीति में डबल इंजन की सरकार कहां पर है और विपक्ष का आरोप कितना सच है कि क्या चुनाव जीतने की राजनीति बनाम विकास की राजनीति, इसमें आप कहां देखते हैं और गोवा का उदाहरण कैसा है? मैं पहले भी कहता हूं कि हम राजनीति में हैं तो अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय, इसी के लिए हम राजनीति में हैं। हम जब पावर में आते हैं तो पावर यानी इस समाज के पिछले घटक के लिए किस तरह से यूज़ किया जाए, इसलिए राजनीति में है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहली बार जब हम डबल इंजन की बात करते हैं, दोनों पहले प्रदेश और देश में एक ही पार्टी की सरकार होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज और फॉर द गुड गवर्नेंस बहुत अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो 50 साल में गोवा में न होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस 10 साल में हम लोगों को मॉडल बेसिस पे दिखा सके। 2014 से लेकर 2024 तक आप गोवा में अपने, नो डाउट आपको तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा, लेकिन जो रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी डेवलपमेंट, जो हम व्यक्ति विकास की बात करते हैं, वो व्यक्ति विकास आपको देखने के लिए मिलेगा।
क्योंकि जैसे स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग की कंसेप्ट हम अच्छी तरह से यानी इवन दो इन यूथ एंड वुमेन इन दोनों में हम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तब ये सुशासन या जब डबल इंजन की सरकार होते तभी दिस इज अ पॉसिबल इन द स्टेट में करना पॉसिबल होता है। जो सुशासन की बात आपने की, भारतीय राजनीति में वो विकास की राजनीति हो सकती है, वो पारदर्शिता की राजनीति हो सकती है, वो समता की हो सकती है, सबके लिए न्याय की राजनीति हो सकती है। ऐसा एक सुशासन का शंखनाद करने वाला शासन अटल जी के समय शुरू हुआ। पूरे देश में सड़कों के जाल की बात हो, बड़े नेटवर्क को स्वर्णिम चतुर्भुज से जोड़ना हो, या गांव देहात को उनकी पेरिशेबल गुड्स मार्केट तक पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, या ऐसी और अन्य योजनाएं जो उस समय शुरू हुआ, उसका आप इसे राजनीति में बदलाव का आरंभ मानते हैं, या एक ये रिले रेस की तरह है कि एक व्यक्ति आगे जाता है और वो बैटन अगले को बड़े काम की सौंप के जाता है? कैसे देखते हैं आप सुशासन की राजनीति को? क्या सस्टेनेबल है अपने आप में सुशासन की राजनीति? क्योंकि हर चीज का जैसे एक चरम बिंदु होता है, विकास होना है, एक सड़क बननी है, 100 किलोमीटर बननी है, तो 100 किलोमीटर बनने के बाद क्या विकास होगा, और इस सारे सूत्रपात को, और ये कहाँ तक विकास की राजनीति चलेगी? हम आज़ादी के अमृत काल में हैं। इस देश को आज़ाद होकर 75 साल पूरे हो गए हैं। हमने पहली बार जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे तब एक्चुअली गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट लोगों के सामने रखा था। माननीय अटल जी के वक्त यानी किस तरह से गांव का विकास हो सकता है, ये बात माननीय अटल जी ने तब रखी थी, उसकी नींव तब रखी थी। उनके बाद उनका 4.5 साल का सरकार जाने के बाद फिर एक बार यानी तब की कांग्रेस सरकार के 2007 से लेकर 12 तक आपने देखा तो मुझे नहीं लगता है कि वो गति थम गई थी, लेकिन 2014 के बाद वही गति से आगे जाते हुए आज हम क्लीन इंडिया से लेके फिट इंडिया तक, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, वोकल फॉर ग्लोबल हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, डिफरेंटली यानी इस आज़ादी के अमृत काल में जिस तरह से हमने कंसेप्ट देखा कि इस देश की इकोनॉमी हो, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बाद में हम बोलते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देखो आप कि पूरे देश में एक बदलाव आने की बात कभी हो गई, तो इस 10 साल के कार्यकाल में हमें दिख रहा है और सही में और देश आगे जा रहा है। ये नए भारत जो न्यू इंडिया कंसेप्ट हम बोलते हैं, जो विकसित भारत, जो जब इस देश को इन आज़ादी के 100 साल कंप्लीट होंगे तब इस देश किस तरह से ग्लोबली आगे आएगा, इसकी जो न्यू अटल जी ने रखी थी वो आज मोदी जी के कार्यकाल में कंप्लीट होने आ रही है। आपने नए भारत की और भविष्य की बात की, मैं थोड़ा अतीत के गोवा की भी बात कर लेता हूँ। उसकी एक छवि भी थी, और राजनीति की निष्पत्ति के तौर पर अगर कहें तो भ्रष्टाचार या खनन घोटाले इस तरीके के आरोप बड़े आम थे गोवा में। उसके बाद एक शासन के प्रतीक के तौर पर मनोहर पर्रिकर जी का शासन भी गोवा देखता है। तो गोवा में राजनीति का बदलाव और मनोहर पर्रिकर जी की विरासत, उसको आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, अपने एक्स चीफ मिनिस्टर और एक्स डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री श्री मनोहर जी पर्रिकर, इनकी याद की, क्योंकि इस प्रदेश में यानी सुशासन की और ट्रांसपेरेंसी की कभी बात स्टार्ट हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात उन्हीं के कार्यकाल से स्टार्ट हुई थी। वही आगे जाते हुए यानी 2012 से लेके कंटिन्यूसली जो कंटिन्यूस गवर्नमेंट वो सब कुछ आगे लेके जा रही हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो बदलाव की ज़रूरत थी, इसलिए तो गोवा में यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्टार्ट हुआ, मरीन क्लस्टर स्टार्ट हुआ। इसीलिए गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, नेशनल वाटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, पोलर इंस्टीट्यूट, IIT, NIT, इस तरह के नेशनल प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द आयुष हॉस्पिटल और UG और PG इंस्टीट्यूट, इस तरह के प्रोजेक्ट हम डबल इंजन के सरकार के कार्यकाल में गोवा में आ सके। इस 10-12 साल में जितने सारे नए प्रोजेक्ट गोवा में पहली बार, क्योंकि गोवा इज वेल कनेक्टेड विद द केंद्र सरकार के साथ, तभी हमें पॉसिबल हुआ कि गोवा जैसे छोटे राज्य में इतने बड़े प्रोजेक्ट, और ओनली द नेशनल वाटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट आपको पूरे देश में भी कहीं पे भी नहीं, वो गोवा में है।
नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी विच इज द थर्ड फॉरेन साइंस यूनिवर्सिटी, वो गोवा में एस्टेब्लिश हो गई है। नेशनल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ पहला जो गोवा में एस्टेब्लिश हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गोवा छोटा राज्य होते हुए भी केंद्र सरकार ने या डबल इंजन या माननीय मोदी जी ने उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हुए इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट गोवा जैसे छोटे राज्य में एस्टेब्लिश किए हैं। और आगे हो के जैसे हम कह रहे हैं कि दिस विल बी द वन एजुकेशनल हब के गोवा में उभर रहा है। कई आपने संस्थागत विकास की बातें की। मैं एक राजनीतिक क्षेत्र में इस देश की संसद के अगर आकार प्रकार उसके स्वर में गोवा की गूंज कितनी है अगर इसकी बात करूं तो लोकसभा में गोवा के केवल 2 सांसद हैं। तो क्या गोवा के मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त ध्यान पर्याप्त स्वर मिल पाता है, ऐसा आपको लगता है? सोशली पॉलिटिकली कभी कभी गोवा का महत्व लोग कम लेते हैं, क्योंकि सिर्फ ओनली द 2 MPs और एक राज्यसभा MP, तभी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस कम रहता है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि इस देश में ग्लोबली कौन सी स्टेट जानी जाती है तो गोवा राज्य है, बिकॉज ऑफ द टूरिज्म। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हम कहते हैं कि चाहे वो 2 ही MPs हो, लेकिन गोवा के देने के लिए केंद्र सरकार ने कभी कुछ कमी नहीं की है। इसीलिए जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इतनी सारी, पहली बार गोवा का तो बजट इट्स अप्रॉक्सीमेटली 26,000 करोड़ ऑफ रुपीज़, लेकिन 10 साल में जो केंद्र सरकार ने दिया तो मोर देन 30,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार से यहाँ पे मदद हो गई है। गोवा की अगर हम बात करें, हमने पिछला नए सबकी बात की, आपने सन और सैंड वाले गोवा की बात की, मगर मैं कहता हूं कि 2047 में जो सूर्योदय होगा उसमें गोवा कैसा होगा? गोवा के विकास के क्षेत्र में क्या टूरिज्म ही मेन रहेगा या गोवा बदल रहा है? गोवा का इंजन आगे आने वाले समय में क्या बनेगा या इसका स्वरूप कितना बदलने वाला है? 2047 के गोवा को आप कैसे देखते हैं? जैसे विकसित भारत 2047 की बात अभी माननीय मोदी जी कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली विकसित गोवा 2047 का प्लानिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि विकसित 2047 नहीं, 10 साल पहले ही गोवा विकास करेगा और गोवा 2037 तक 100% विकसित राज्य में से एक राज्य होगा। क्योंकि बड़े राज्य से लेके हमने एट प्रेजेंट हमारी, चाहे इफ़ यू कंपेयर विद द स्मॉलर स्टेट या इफ़ यू कैन कंपेयर विद द बिगर स्टेट ऑल्सो, हमने तो ऑलमोस्ट 80% थिंग्स जो उस राज्य ने अभी तक अचीव नहीं किए वो सब कुछ हम अचीव कर पाए हैं, अचीव किया है। मैं जैसे कहा कि फ्लैगशिप प्रोग्राम की बात हो, GDP की बात हो, UCC की बात हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, इस तरह के सभी में हम उनसे कभी बहुत ही आगे हैं। इसलिए नॉट 47 बट 37 में ही हम विकसित राज्य बोल के आगे आएंगे, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है। क्योंकि जिस तरह के गोवा के यंग क्राउड एजुकेशनल हब बोल के आगे आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में आगे आ रहा है, टूरिज्म के साथ साथ बाकी चीज़ों के लिए भी गोवा में ढेर सारा स्कोप है। और यहाँ के सांस्कृतिक धरोहर और टूरिज्म यानी गोवा को विकसित 2037 तक हम विकसित गोवा बोल के पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। के साथ साथ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता इस तरह के राज्य से लेकर गोवा जैसे छोटे राज्य में भी इस तरह का इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते हैं और डिजिटली इट इज़ कनेक्टेड टू ऑल। और गोवा जैसे छोटे राज्य में आके देश की बात करना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो डिस्कशन और जहाँ पे आप डिफरेंट टॉपिक्स देश के लेते हैं तो यहाँ के बैठे हुए युवाओं के लिए हो या देश में बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए भी कि देश की बात हो या सांस्कृतिक धरोहर की बात हो, लेकिन वो गोवा में हो रही है, दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अदरवाइज लोगों का गोवा के देखने की तरफ एक अलग ही तरीका रहता है कि गोवा इज़ ओनली फॉर द enjoyment, गोवा इज़ ओनली फॉर टू सेलिब्रेट, और गोवा इज़ ओनली फॉर दैट फ्रॉम द क्रिसमस और 31 दिसंबर सेलिब्रेट करने वाली बात रहता है। नहीं, गोवा ये भी है। और दूसरी तरफ जैसे गोवा अभी हम गोवा एक पहला राज्य है, मैं बताता हूँ आपको, जो यंग साइंटिस्ट अवार्ड 5 लाख रुपए देने वाला पहला राज्य है। आज तक कोई ने, किसी राज्य ने इस तरह का अवार्ड नहीं दिया है। लास्ट 3 साल से
हम साइंस मनोहर पर्रिकर साइंस फेस्टिवल तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसी साइंस फेस्टिवल में पूरे देश भर में से जो यंग साइंटिस्ट जो काम करते हैं, रिसेंटली तो ऑन द 13th of December वी हैव गिवन अ अवार्ड फॉर वन डॉक्टर, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, बट इज एन कैंसर रिसर्च कर रहे हैं कलकत्ता में। उन डॉक्टर को हमने अवार्ड दे दिया है रिसेंटली। हर साल एक जो यंग साइंटिस्ट है बिलो 60 ईयर्स, उनको अवार्ड हम 5 लाख रुपए का अवार्ड देने वाला राज्य है। इसीलिए मैंने बोला कि गोवा इट इज़ नॉट जस्ट द एंजॉयमेंट स्टेट, गोवा तो आर्ट कल्चर एंजॉयमेंट इसके साथ साथ साइंटिफिक टेम्परमेंट बढ़े, इसलिए साइंस फिल्म फेस्टिवल भी आयोजन करता है, नेशनल फिल्म फेस्टिवल भी आयोजन करता है, और इस साल तो हम हमारा कोकणी फिल्म फेस्टिवल भी आयोजन कर रहे हैं। कला के साथ साथ साइंस को बढ़ावा देने वाला राज्य है, और इसी के साथ साथ चाहे वो शिप बिल्डिंग हो, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री हो, इनके जैसे प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, मरीन क्लस्टर स्टार्ट करने वाला गोवा राज्य पहला राज्य है। इसीलिए विच इज़ अ वेल कनेक्टेड विद द पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड एंड रेल, इस तरह के इट इज़ एन वेल एक जैसे हम कि इट इज़ इजीली यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी यानी बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक वे जो कहाँ पे है तो गोवा राज्य है। हाँ, छोटे होने के कारण हमें थोड़े बाकी प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन छोटे राज्य में डेवलपमेंट के लिए भी बहुत बड़ा स्कोप जो है वो स्कोप गोवा में हम रखते हैं। धन्यवाद प्रमोद जी। आपने बहुत थोड़े समय में एक गोवा का कहें तो बहुआयामी चित्र हमारे सामने रखा है। इसमें अतीत की समझ और अतीत के सबक भी हैं, और भविष्य का खाका कि 2037 में ही किस तरह का गोवा दिखने लगेगा उसका एक चित्र भी है। तो सही गलत में से गलत का तिरस्कार, जो सही हो सकता है उसका कैसे करना है वो परिष्कार, और जो मेधा है उसे सामने लाने के लिए कैसे पुरस्कृत करना है तो वो पुरस्कार। तीनों चीज़ें आपको दिखती हैं आपकी ये 3 डायमेंशनल अप्रोच के साथ। सागर मंथन में इस विचार नवनीत के साथ मुझे लगता है बहुत सारे जो दिमाग में धुंध होती है गोवा के बारे में, उसकी छवि के बारे में, उसके भविष्य के बारे में, कैसा खाका रहने वाला है, आज बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ होगा। आपने अपने अतिव्यस्त समय में से समय निकाला, और आज प्रमोद जी का घर में से हिलना जैसे संभव नहीं है, ऐसे घर में भागवत की कथा है, परंतु पांचजन्य का एक बार निमंत्रण गया तो वो आप आए हैं। मैं कहूँगा कि पांचजन्य के लिए, इस प्रेम के लिए, और गोवा का ये चित्र आपके साथ पीढ़ी के साथ साझा करने के लिए जो आपकी जीवंतता है उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। आपका ढेर सारा अभिनंदन। ओवर टू यू तृप्ति। पांचजन्य के इस सागर मंथन के कार्यक्रम में आप अटल जी की जयंती पर इस कार्यक्रम खास करके गोवा में आयोजन करते हैं, इसलिए मैं गोवा के लोगों की तरफ से, खास करके युवाओं की तरफ से पांचजन्य को बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे ढेर सारे युवकों को यानी द नेशनल लीडर्स या द थिंकर्स, इनके साथ बातचीत करने का मौका भी मिलता है, और अटल जी के जयंती पर इस सुशासन का कार्यक्रम एंड गुड गवर्नेंस बात लोगों तक जाती है। एक्चुअली एक वही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं फिर एक बार पांचजन्य का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और तीसरी बार हम आए हैं, अपेक्षा यही चौथी बार फिर आएंगे।